टीचिंग मित्रा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं उपस्थित हूँ आज के एक और नए सेशन को लेकर। आज का हमारा टॉपिक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है और आज का हमारा सेट नंबर 12 है। इससे पहले हम 11 सेट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए, आज का शिफ्ट है 1 जनवरी 2021 का एक सेट जो कल 11 नंबर सेट था उसमें 15 क्वेश्चन करवाए थे और आज जो हम 12 नंबर सेट करवा रहे हैं उसमें भी 1 जनवरी का ही सेट का 15 क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसको आज मैंने लिया है। तो यह एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावे CDP का कंप्लीट क्लास हमारे YouTube चैनल पे अपलोड हो रहा है। अभी तक 3 क्लास अपलोड हो चुका है और धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे पास समय बचता है हम कोशिश करते हैं कि वीडियो अपलोड करते जाएं। तो आप हमारी जो पिछली क्लास है CDP का वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी देख सकते हैं। वहां CDP मैथ और इन्वायरमेंटल स्टडी EVS का हम प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे 2021 में पहली बार सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया था तो बहुत सारे क्वेश्चन नए क्वेश्चन बने और क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ हुआ और किस तरह से थोड़ा पैटर्न में चेंज हुआ उस सभी चीज़ों को आप हमारी पिछली वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है और आप उसी दिशा में तैयारी कीजिएगा और आपको एक बार में 120 प्लस आप मार्क्स ले आ पाइएगा। लेकिन कंटिन्यूअस आपको बने रहना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक बार अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें और यदि अच्छा लगता है तो लाइक करके कमेंट हमें ज़रूर करें कि आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगता है, आपको हम जो बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आपको यदि क्वेश्चन देखना हो तो आप सीटेट के वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। वहाँ से रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इधर उधर की कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न को लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 1। कथन ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। अब जो कारक है वो है कि शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, अर्थात छात्र केंद्रित बनाना चाहिए, छात्र केंद्रित बनाना चाहिए। और जब तक हमारा जो सिलेबस होगा, हमारा जो शिक्षण विधि होगा वो बाल केंद्रित नहीं होगा तो हम शिक्षा बच्चे को ठीक प्रकार से नहीं दे पाएंगे और बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। और बच्चे को शिक्षा देने के लिए हमें विभिन्न तरीके को अपनाना पड़ेगा। बच्चा जिस वे में सीखना चाहेगा हम उस वे में उस अनुसार उसे सिखाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन कर रहा है कि A और R दोनों सही है और R सही व्याख्या करता है A की। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, यह तो सही कह रहा है। अब है कि शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं हेतु
अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, ये भी सही है। अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो आगे के ऑप्शन को आपको देखना नहीं है, आपको टिक करके आगे निकल जाना है। अब है दूसरा क्वेश्चन कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई के सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस प्रकार की अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। तो देखिए, जब लिखने में प्रॉब्लम हो तो वह होता है डिस्ग्राफिया होता है, अर्थात आलेख वैकल्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। इससे रिलेटेड हम और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम करवा चुके हैं। डिसलेक्सिया यह होता है पठन विकार। उसके बाद डिस्फेजिया यह होता है भाषा संबंधी विकार। उसके बाद डिस्कैलकुलिया यह होता है गणना संबंधी विकार। उसके बाद डिस्प्रेक्सिया यह होता है गत्यात्मक कौशल विकार। उसके बाद है ADHD यह होता है ध्यान या अवधान विकार होता है। तो ये सभी जो है ये सभी महत्वपूर्ण है और आपको ये एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा गया है। 2 नंबर से 3 नंबर का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसको आपको कहीं पे लिख लेना है और एग्जाम में इसे देखकर जाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आलेख वैकल्य डिस्ग्राफिया। ग्राफ बनाते हैं हम पेज पे तो लिखते हैं। इससे आपको याद रखना है कि लिखने की जो विधि है विकार है वो आलेख वैकल्य डिस्ग्राफिया कहलाता है। यदि आपको हिंदी समझने में दिक्कत होगा तो आप लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश करके आप प्रश्नों को देख सकते हैं और वहां से टिक कर सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न को लेते हैं। और अभी तक आपने शेयर को सेशन नहीं किया है तो एक बार सेशन को शेयर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और यह वीडियो कैसा लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब है अगला क्वेश्चन कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, तो विद्यार्थी जो होता है वो उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, वो अलग अलग परिवार से होते हैं, उनके अंदर जीन्स अलग होते हैं, गुण अलग होते हैं। तो उनके विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। अब है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो है विविध साधन, ये यहाँ पे पॉजिटिव है। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये रटन है, ये निगेटिव वर्ड है, ये जहाँ भी आएगा वो बाहर जाएगा, उसको आपको देखना नहीं है। अब है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि और पुनर्स्मरण पर बल देना। पुनर्स्मरण ये भी एक तरह से रटना ही हुआ, तो यह भी नहीं होगा। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना।
अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण और अभिसारी चिंतन। तो पहले हम आपको अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में बता देते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपको अपसारी चिंतन होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, और अपसारी होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो आपने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का नाम सुना होगा। जब आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर भी डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु से अनेक दिशाओं में वो विकृत कर देना, अनेक दिशाओं में फैला देना। लेकिन कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि किसी एक डायरेक्शन में जो काम करता है वो होता है कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन का जो मतलब होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। यह सभी पक्षों और दिशाओं में चिंतन को दिशा देता है। यह सभी पक्षों और दिशाओं में चिंतन की दिशा देता है। इसमें जो है सो ओपन इंडेड मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा है कि आप पढ़ाई करके क्या बनोगे, तो यह अलग अलग स्टूडेंट का अपना अपना थॉट होगा। वो अलग अलग जवाब देगा कि हमें पढ़ाई करके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, नेता बनना है, शिक्षक बनना है। तो यह खुला अंत वाले प्रश्न हुआ कि एक प्रश्न के कई सारे, इस पे चिंतन करके हम कई सारे इसके उत्तर दे सकते हैं। तो यही होता है ओपन इंडेड प्रश्न। अब है कि इसमें जो है एक समस्या के अत्यधिक सॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद यह सृजनात्मकता से संबंधित है। यह सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी से संबंधित है। यह जो है सो क्रिएटिविटी अर्थात सृजनात्मकता से संबंधित है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब अभिसारी चिंतन, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग, यह किसी एक पक्ष पर, यह जो है सो किसी एक पक्ष पर फोकस करता है। उसके बाद इसमें जो है सो क्लोज्ड इंडेड अर्थात बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। बंद इंडेड प्रश्न से मतलब है कि यहाँ पे जो प्रश्न, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये सभी का आंसर एक होगा। इसमें अपना कोई भी जो है सो तर्क नहीं देना है। जो एक राष्ट्रपति हैं सिर्फ वही आंसर होगा। ये प्रश्न कितना बार भी और किसी से भी पूछा जाए तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है,
तो द्रौपदी मुर्मू आपका आंसर होगा। तो अर्थात इसके एक प्रॉब्लम के एक ही सॉल्यूशन है, एक ही आंसर है। यह एक पक्षों पे फोकस करता है, तो यहाँ पे ये होगा, यह एक पक्षों पे फोकस करता है। अब है कि यह बुद्धि से संबंधित होता है, यह जो होता है यह बुद्धि से संबंधित होता है। और जो अपसारी चिंतन है वो सृजनात्मकता से संबंधित होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपको आंसर, आपके जो प्रश्न है उसका आंसर आपको मिल चुका होगा कि सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। तो सृजनात्मकता है अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पे होगा कि सृजनात्मकता जो है वो अपसारी चिंतन है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, इसे भी आप साइड में लिख लीजिएगा। और यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब है बच्चे, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। छोटा बच्चा जो है वो ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। तो सक्रिय अन्वेषक द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट हैं कि सक्रिय अन्वेषक रहेगा तो वो जो है सो ज्ञान की संरचना अच्छी प्रकार से कर पाएगा। खेल में पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए, 2, 3 और 4, चारों ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर होगा कि बच्चों की संरचना, ज्ञान की संरचना के लिए ये सभी जो पक्ष हैं ये सभी काफी जरूरी हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब अगला प्रश्न है कि एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सिखाती है। जैसे कि फोन नंबर है 620, उसके बाद मान लीजिए किसी का भी हो, हमको नहीं पता, 2, 3, 1। तो इस तरह से 3, 4, 3 के डिजिट में वो बच्चों को फोन नंबर दे दिया है। 4, 3, 7, 3, 10 नंबर का ये अंक है। तो अब अध्यापिका द्वारा सुझाई गई जो रणनीति है यह डैश कहलाती है। तो खंडीकरण, कूट लेखन, स्वांगीकरण, अनुकूलन। तो यहाँ पे ये जो होगा ये खंडीकरण होगा, ये खंड बना दिया गया है, ये सेक्शन बना दिया गया है। आपका आंसर जो होगा वो ए होगा यहाँ पे। अब है निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। तो निम्न में से कौन सी जो दशा है उस पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। तो परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा कि परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों का ज्ञान और अर्जन। आपका आंसर ए होगा। रटना जहाँ भी होगा वो नहीं होगा। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण ये भी नहीं होगा। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन ये भी यहाँ पे नहीं होगा। आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब है निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। छात्रों को पढ़ने को कौन सा सुसाध्य करता है। तो शर्मा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत करती है। तो दंड अथवा पुरस्कार, पुरस्कार से बच्चे को जो है सो संरचनात्मक विकास नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका नहीं होगा।
अब है परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक है उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे ये सही है कि वो विविध प्रकार के बच्चों को पुस्तक देती है, और जो पुस्तक उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर जो पुस्तक बच्चे को देती है उस पुस्तक पे नियमित रूप से उसे चर्चा डिबेट करने के लिए कहती है। तो ये आपका सही है। अब है अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। तो अरुंधति जो है वो नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। ये भी सही है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी में गलत करते हैं। तो 5 बार लिखने से वह रटना कहलाएगा और वह नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 और 3 जिसमें है 2 और 3 वो आपका आंसर होगा। अब है एक शिक्षक के नाते आप अपने छात्रों की समस्या समाधान क्षमताओं का किस प्रकार सुशाध्य कर सकते हैं। अपने विद्यार्थी में डर की भावना पैदा करके। ये तो कभी संभव नहीं है कि आप डरा के बच्चे को पढ़ा लेंगे। समस्याओं का हल हेतु अटल तरीकों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पद्धति का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो काफी मिलता जुलता है और आपको कंफ्यूजन करेगा। तो ये जो अटल तरीके हैं ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। तो कौन सा जो है सो सार्थक अधिगम को कौन सा सुसाध्य करेगा। तो कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। तो कौन सा जो है सो सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। रट्टा मारना ये नहीं होगा, नकल करना ये भी नहीं होगा, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना ये भी नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन जो देखना है कि मेरा जो ऑप्शन दिया है वो 2 ऑप्शन काफ़ी सिमिलर रहता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा दुविधा होगा कि मेरा कौन सा आंसर होगा। तो आपको सबसे बेस्ट आंसर देना है। सीडीपी के अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत जो सबसे बेस्ट आंसर होता है वो आपका आंसर होता है। विभिन्न प्रश्नों में आंसर विभिन्न ऑप्शन के अनुसार भी आंसर बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि एक जो ऑप्शन होगा उसका पेडागोजी के अंतर्गत एक ही आंसर होगा, वो ऑप्शन के अनुसार बदलता भी है। तो आपको इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि जिस तरह का सिचुएशन रहेगा, जिस तरह का प्रश्न रहेगा सामने, उस तरीके से आपको आंसर करना है। और आप अभी तक सेशन को जो है शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर अवश्य कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अब है अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो इनमें डैश की भावना होती है। आंतरिक कारणों का मतलब है कि सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा है, अर्थात उसे जो है सो स्वयं से प्रेरणा मिली है और वह जो है सो किसी कार्य का जो सफलता है वो अपने खुद के प्रयासों से, खुद के आंतरिक मोटिवेशन से आरोपित करते हैं। तो उनमें जो भावना होगी वो गर्व की भावना होगी, वो प्राउड की भावना होगी कि मैंने आज ये कार्य कर दिया,
गुस्सा तो होगा नहीं, शर्म तो होना भी नहीं चाहिए, उत्कंठा ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा कि उसे प्राउड होगा, उसे गर्व होगा कि आज मैंने ये काम किया है और मैंने खुद से मोटिवेटेड होके किया है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं वो सभी, उन सभी के पास स्वयं का सेल्फ मोटिवेशन था। सेल्फ मोटिवेशन के कारण ही वे सभी उतने बड़े ज्ञानी बन पाए। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। अब है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनशील बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे करना होगा क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। ये तीनों नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि यह अधिगम को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाता है, जो बहुसंवेदनीय उपागम है। यहाँ पे जो है यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है, तो शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है ये नहीं होगा। यह अध्यापक की निर्देश अवधि में काफ़ी समय बचाता है। अध्यापक को समय बचाने की आवश्यकता क्या है, वो तो पढ़ाने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब है बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पना के बारे में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों सदैव निराधार नहीं होते, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया में के बारे में सहज समझ को दर्शाते हैं। तो ये सभी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। वैकल्पिक संकल्पना जो होता है, ऑप्शनल संकल्पना और भ्रांतियाँ, इसे सख्त रूप से जो है सो हतोत्साहित करना चाहिए एक अध्यापिका को। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल कौन सा है? तो यहाँ पे जो है बटन लगाना, कलम पकड़ना, उसके बाद सुई में धागा या मोती लगाना, ये सभी जो है सो फाइन मोटर स्किल है। आपका यहाँ पे लिखना आंसर होगा। बाकी ये सब सामान्य गतिक कौशल है। विकास जो है वो ग्रॉस टू फाइन, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास जो है वो ग्रॉस टू फाइन जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है बच्चे का विकास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि गति का जो दिशीय नियम है, सेफेलोकाउडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो ये सभी जो क्रियाएं आती है, ये सभी प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंतर्गत आता है। ये सभी केंद्र से बाहर अर्थात समीपस्थ दूरस्थ विकास के अंतर्गत फाइन मोटर स्किल आता है। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी करवा चुके हैं। आप हमारी पिछली सभी वीडियो को फुल वॉच किए होंगे तो आपको पता होगा।
और जो भी मेरा वीडियो का क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब है, निम्न में से कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा, निम्न में से कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो यह जो है कि किसी भी बच्चे को ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा यदि सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है तो वह व्यवहारात्मक परिवर्तन है, उसके व्यवहार को चेंज किया जा सकता है। यह व्यवहारात्मक बिहेवियरिस्ट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आज बीच में लाइट कट गई थी जिसके कारण थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हुआ होगा, फिर लाइट आ गई। तो लाइट कट जाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसके लिए थोड़ा मैनेज आप लोग कर लीजिएगा। और आज के प्रश्नों का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस सेशन से जुड़ पाए, हमारे चैनल से जुड़ पाएंगे। और हमारा जो क्लास अभी चल रहा है उसका बिल्कुल मुफ्त हमारा क्लास है। आप वहां से यूट्यूब पे प्लेलिस्ट से जाकर आप हमारी पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं और आगे भी जो हमारी वीडियो आएगी वो भी देख सकते हैं। यदि आपको जिद है कि मुझे शिक्षक बनना है तो आज से और अभी से लग जाइए। और कोई भी आपको सुझाव हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक आप तैयारी करते रहें और निरंतर ऑनलाइन टेस्ट कम से कम सप्ताह में एक बार दें, या तो सीटेट के वेबसाइट से या फिर टेस्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें भी फ्री टेस्ट भी आता है और पास कोर्स भी आप ले सकते हैं। इससे आपको 1 ईयर तक का वैलिडिटी मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें।